Welcome to my YouTube channel, part 19 of my obsession. आहना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने देखा कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि शक्ति था। शक्ति आहना की तरफ झुककर उसके गले के पास अपनी नाक ले जाते हुए कहता है, क्या खुशबू है। आखिरकार मौका मिल है क्या तुम्हारे नजदीक आने का। आहना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शक्ति ने पूरी तरह से उसे कैद कर रखा था। आहना को इसे देखते तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपना हक किसी के साथ नहीं बांट सकता, फिर चाहे वे कोई भी हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया से जाना होगा कोहिनूर, बिकॉज़ तुम्हारा पति, तुम और ये बच्चा सब मेरे और मेरे सपनों के बीच आ गए और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आहना छटपटा रही थी, लेकिन शक्ति ने उसका मुंह दबाया हुआ था। अगले ही पल अपनी जेब से उसने एक रुमाल निकाली और आहना के मुंह पर जबरदस्ती लगा दी। इसके साथ ही आहना बेहोश हो गई। वे जमीन में गिरती उससे पहले ही शक्ति ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने आहना को गोद में उठाया और सीधा बेड पे रख दिया। तुम्हें आसान मौत देना चाहता था, इसलिए बेहोश किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को मरने में जरा सी भी तकलीफ हो। शक्ति बेड पे बेहोश पड़ी आहना को निहारते हुए बोला। उसने आहना के सिर के पास से एक तकिया उठाया और आहना के मुँह तक लेकर गया। शायद उस तकिए से उसका आहना की सांसें रोकने का इरादा था। वह आहना का मुँह दबाता, लेकिन तभी उसकी शैतान निगाहें आहना की चेस्ट पर टिक गई। उसने नाइटवियर पहना हुआ था और उस नाइटवियर में उसका बदन कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। शक्ति ने नीचे से ऊपर तक डिज़ायर भरी निगाह आहना के बदन पर डाली। फिर उसने तकिए को साइड रखा और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम मरने ही वाली हो तो कुछ अच्छा तो करके मरो कोहिनूर। वैसे भी जब से तुम्हें देखा था, एक बार तुम्हें छू लेने की तमन्ना ने बेचैन कर रखा था। आज मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहते हुए शक्ति के चेहरे पर शैतानी भाव थे। वो आहना के ऊपर आया, उसके लबों को चूमने के लिए झुका ही था कि अचानक ही आहना ने आंखें खोली। आहना के होठों पर एक मुस्कान थी। शक्ति ने उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, आहना ने तकिया के नीचे से एक छोटी सी बोतल निकाली और उस बोतल को सीधा शक्ति की आंखों में स्प्रे किया। शक्ति आहना के ऊपर से हट गया। वे जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों को मसले जा रही थी, क्योंकि उसे अपनी आंखों में बेहद जलन महसूस हो रही थी। आहना ने कुछ पल ऐसे ही शक्ति को देखा, फिर उसकी कॉलर पकड़ उसे घसीटते हुए वहां से बाहर लेकर गई। शक्ति अभी भी जलन के कारण बेचैन था और जोर जोर से चीख रहा था। आहना ने उसका कॉलर सीधा हॉल में आकर छोड़ा। शक्ति जमीन पर गिर गया। उसकी चीखें सुन नंदिता और काशवी भी वहां पर आ चुके थे। नंदिता भागती हुई आई और शक्ति को की आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। मुझ पर और मेरे बच्चे पर नजर डाली इसने तो आंखें फोड़ दी। अगर कभी भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। आहना का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। झूठ बोल रही है मॉम, इसकी चाल है ये। इसने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था और जब मैं गया तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इसे हमारा 20% भी छीनना है। मॉम ये खेल खेल रही है। शक्ति आप अपनी आंखें रब करते हुए दर्द में बोला। नंदिता ने घूरकर आहना को देखा, लेकिन इससे पहले वे कुछ कहती काश भी आहना के पास आई और उसकी बाजू पकड़ते हुए गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर नजर डालने की। आहना ने अपनी बाजू छुड़ाई और हल्का मुस्कुराकर बोली, तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। अच्छी बात है। राका राका, आहना ने राका को आवाज दी। वो जल्दी से आया और आहना के सामने खड़ा हुआ। यस मैम, कौन गलत था और कौन सही, प्रूफ कर दो। आहना तिरछी मुस्कान लेकर बोली। राका ने सहमति में सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए आहना के रूम की ओर गया। नंदिता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या करने की कोशिश कर रही हो। आहना ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले ही पल राका एक लैपटॉप लिए हुए बाहर आया और टेबल पर रख उसमें कुछ पल गंभीरता से बिजी रहा। अगले ही पल सबकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर ठहर गई। शक्ति ने आहना के कमरे में जाकर जो कुछ किया, जिस तरह से उसे बेहोश करने की कोशिश की, तकिए से उसका मुंह को दबाने की कोशिश की और उसके बदन को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, वह सब उस फुटेज में साफ दिख रहा था। वे सब देख काशवी और नंदिता शॉक्ड रह गई। तो वहीं शक्ति भी बड़ी मुश्किल से आंखें खोल कर उस फुटेज को देखने की कोशिश कर रहा था। आहना ने उन सबको घूरते हुए कहा, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करने वाली हूँ और ये वीडियो इस बात का सबूत होगा कि मेरी और मेरे बच्चे की जान को इस घर में खतरा है। तो एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर फ्यूचर में मेरे और मेरे बच्चे के साथ कोई भी घटना घटी तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। काशवी, नंदिता और शक्ति तीनों आहना को देखते रह गए। एक नज़र उन सबको घूरते हुए उसने राका की तरफ देखा। राका ने उसका इशारा समझते हुए बस अपनी पलकें झपका दी। इसके बाद आहना वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। काशवी ने शक्ति की तरफ देखा और दांत पिसते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। इतना कह वो पैर पटकती हुई चली गई। 4 साल बाद मैदात हॉस्पिटल। काल्पनिक
काल्पनिक बेसमेंट एरिया में एक कार आकर रुकी। उस कार के रुकते ही एक लड़की के कदम बाहर निकले। उस लड़की ने ब्लैक कलर की हील्स पहनी हुई थी जो उसकी पैरों पर कुछ ज्यादा ही जच रही थी। वह अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। उसने ग्रे कलर का बॉडी फिटेड पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके रेशमी बाल खुले हुए थे, बस छोटे से कलेचर के सहारे बालों का कुछ हिस्सा बंधा हुआ था। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से चलती हुई हॉस्पिटल के अंदर आई। तभी एक नर्स ने उसे उसका व्हाइट कोट दिया और बोली, डॉक्टर आहना, पेशेंट कब से इंतजार में है, आप हमेशा की तरह लेट हो गई। आहना ने अपने कपड़ों के ऊपर से अपना व्हाइट कोट पहना और हल्का मुस्कुराकर बोली, क्या करूं निया जहान, आजकल इतना शैतान हो गया है कि पूछो ही मत। उसे संभालना जब जंग लड़ने से कम नहीं है। निया हल्का मुस्कुरा दी तो उसने आहना की तरफ स्टेथोस्कोप बढ़ाया। आहना ने उसे गले में टांगते हुए सीधा अपने केबिन में आ गई। वे अपने केबिन में जाकर बैठी और एक एक करके अपने पेशेंट से मिलना शुरू कर दिया। आखिर में एक कपल अंदर आया। आहना ने उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया और सहजता से बोली, क्या प्रॉब्लम है। वह औरत खामोश बैठी थी, सिर झुका हुआ था, आंखों में कुछ घबराहट दिखाई दे रही थी। तो वहीं उसका पति देखने में कुछ खड़ूस सा लग रहा था। वह गुस्से भरे एक्सप्रेशन लिए कहता है, गूंगी बने क्या बैठी है, अपनी समस्या बताएगी या वह भी मैं ही बताऊं। उस आदमी के बात करने से उस लहजे पर आहना ने उसे हैरानी से देखा, फिर उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, बताओ क्या प्रॉब्लम है। उस औरत ने फिर भी कुछ नहीं कहा। आहना ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, लाओ अपनी फाइल दो। उस औरत ने अपने हाथ में ली फाइल आगे बढ़ा दी। आहना ने उस फाइल को चेक किया, फिर मुस्कुराकर बोली, यू आर 5 months प्रेग्नेंट, बहुत अच्छी बात है। सो टेल में कैसी चल रही है तुम्हारी प्रेगनेंसी, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। आहना के सवाल पर वे औरत वही की आंखों से अपने पति की तरफ देखने लगी। वह आदमी भी गुस्से में अपनी बीवी को देखता है, फिर आहना की तरफ देखते हुए कहता है, 2 लड़कियां पैदा कर चुकी है ये, जांच से पता करवाया मैंने कि अब तीसरी बार भी इसके पेट में लड़की ही पल रही है। मैं चाहता हूँ आप इसका गर्भपात पर करवा दे। ये सुनते ही आहना हैरान रह गई और गुस्से में भी आ गई। वे उस आदमी पर परसते हुए कहती है, आज के जमाने में भी ऐसी सोच रखते हो, बेटी है तो क्या हुआ, भगवान की देन है, उसे मारने का तुम्हें या मुझे कोई हक नहीं। वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, औकात में रहिए डॉक्टर साहिबा, जानती नहीं है आप किसके सामने जुबान चला रही है। प्रकाश बिहारी नाम है मेरा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बात ना मानने की गुस्ताखी करे। आहना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, धमकी दे रहे हो। प्रकाश हल्का मुस्कुराकर बोला, आगाह कर रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, फालतू पंगा मत लीजिए, आप नहीं करेगी तो कोई और करेगा, पर मैं इसका गर्भपात करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा। आहना उठकर खड़ी हुई और प्रकाश की तरफ देख बोली, चलो फिर देख लेते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। आहना किसी को कॉल करने लगी। प्रकाश ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उस केबिन से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर निकलते ही पुलिस के 2-3 कांस्टेबल ने प्रकाश को घेर लिया। प्रकाश ने उन पुलिस वालों को घूर कर देखा, फिर पीछे मुड़ा। जहां उसकी नजर आहना पर पड़ी, शायद वह समझ गया था कि आहना ने ही उन पुलिस वालों को कॉल किया है। वो आहना के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, बहादुरी बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर साहिबा, पछताएगी। आहना तिरछा मुस्कुराकर बोली, देखेंगे। इतना कि वे वहां से चली गई। इस वक्त वे बेसमेंट एरिया में थी। उसने पर्स से अपनी कार की चाबी निकाल गाड़ी को अनलॉक किया, लेकिन जैसे ही वे कार का दरवाजा खोलने को हुई, उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी की नजरें काफी देर से उस पर टिकी हुई है। उसे काफी देर से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके हर कदम पर किसी की नजरें उसका पीछा कर रही है। आहना ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वे भी चारों ओर देख ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आहना का दिल डर के कारण जोर से धड़क उठा, पलटने की हिम्मत कर ही रही थी। तभी राका की आवाज उसके कानों पर पड़ी, क्या हुआ मॉम, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है। आहना को यकीन हुआ कि उसके कंधे पर राका का हाथ है। उसने पलटकर पीछे देखा। राका ने उसके कंधे से हाथ हटाया और बोला, कब से आपको आवाजें दे रहा था, पता है आप यहाँ होकर भी जैसे कहीं खोई हुई थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, आप ठीक तो है ना। आहना ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। राका भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आहना अपने चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को पूछते हुए बोली, राका, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी की नजरें हर वक्त मेरे ऊपर रहती है। वो मुझे दिखता नहीं, पर मुझे उसकी नजरें हर वक्त खुद पर फील होती है। मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। इन 4 सालों में पहली बार मुझे डर लग रहा है। राका, मुझे डर लग रहा है। राका ने कार की स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यह आपका वहम है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उसकी सिर्फ नजरें आप तक पहुंच सकती है। वो खुद आपके नजदीक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, फिक्र ना करे। जाने ये कैसा अनजाना डर था जो राका की तसल्ली के बाद भी आहना के जहन से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवेली में 2 बच्चे जिनकी उम्र 3-4 साल रही होगी, वे डाइनिंग टेबल के चारों ओर दौड़ रहे थे, शायद एक दूसरे को पकड़ रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा दौड़ते हुए गिर गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन काशी भागती हुई आई और जमीन पर गिरे उस बच्चे को अपनी गोद में
उठा लिया। पृथ्वी, मेरा बेबी, क्या हुआ आपको? कहाँ लगी? काशवी ने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। अगले ही पल वो दूसरे बच्चे को घूर कर देखती हुई, जहान तूने धक्का दिया ना पृथ्वी को, जानबूझकर उसे गिराया? नहीं चाची या मम्मा, मैंने खुद नहीं किया। पृथ्वी खुद से ही गिरा है। जहान मासूम चेहरा बनाए हुए अपनी तोतली आवाज में बोला। काशवी ने उसका कान पकड़ा और खींचते हुए बोली, झूठ बोलता है, यही सिखा रही है तेरी माँ तुझे। जहान रोने लगा और मासूमियत से बोला, मैं सच कह रहा हूँ चाची मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। काशवी, आहना की गुस्से भरी आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी। उसकी आवाज सुनते ही काशवी ने जहान का कान छोड़ दिया। आहना भागते हुए आई और जहान को बड़ी ममता के साथ अपनी बाहों में उठा लिया। जहान अपनी माँ के सीने से लगे हुए रोती हुई आवाज में कहा, मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पृथ्वी को नहीं गिराया। हाँ मम्मा, हाँ बेबी, मम्मा ट्रस्ट यू। अगर मेरा जहान कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब उसने कुछ नहीं किया, राइट? आहना ने जहान को ढेर सारे किसके फिर लगभग चीखते हुए बोली, नंदनी, नंदनी। नंदनी भागती हुई आई और सिर झुकाते हुए बोली, जी बड़ी ठाकुराइन। आहना ने काशवी को घूरते हुए नंदनी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जहान को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मैं बस जहान बाबा के लिए दूध गर्म कर रही थी, बड़ी ठाकुराइन, नंदनी बोली। आहना ने जहान को देखते हुए कहा, आप नंदनी आंटी के साथ रूम में जाओ, मम्मा 2 मिनट में आई। जहान ने अपना सिर हिलाया और नंदनी के साथ चला गया। आहना काशवी के करीब आई। उसने पृथ्वी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, क्या जहान ब्रो ने आपको धक्का दिया था? पृथ्वी ने मासूम लहजे में कहा, नहीं बली मैम, मैं खुद से गिर गया था। पृथ्वी का जवाब सुन काशवी का मुंह बन गया, जैसे वे अभी अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं थी। मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ। इतना के पृथ्वी काशवी की गोद से उतरा और भागकर चला गया। आहना ने अपनी एक उंगली काशवी की आंखों के सामने कर बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा, आइंदा अगर मेरे जहान पर इस तरह तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? और ये मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, आई मीन इट। काशवी कुछ नहीं बोल पाई। आहना उसे घूरते हुए सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ ध्रुव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी गेट नॉक हुआ। कम इन। ध्रुव अपने लैपटॉप में बिजी ही था। तभी एक आदमी अपने हाथ में बड़ा सा बुके लिए हुए आया और ध्रुव की टेबल पर रख दिया। ध्रुव ने नजरें उठाकर उस आदमी को देखा, फिर उस बुके को देखा। किसने भिजवाया है ये? ध्रुव भौं से सिकुड़ते हुए बोला, नाम बताने से मना किया है। इतना के वो आदमी चला गया। ध्रुव ने कुछ पल उस बुके को घूरा, फिर उसकी नज़र उस बुके के अंदर छुपे कार्ड पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। ध्रुव ने दांत पीसते हुए उस कार्ड को फाड़ा और उसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। उसने तुरंत ही बेल बजाई तो एक प्यून अंदर आया। ध्रुव गुस्से में बोला, इन फूलों को ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो। उस प्यून ने वो बुके उठाए ही थे कि एक तेज आवाज उस केबिन के अंदर गूंजी, स्टॉप। वो प्यून ठहर गया। चारू तेज कदमों से अंदर आई। उसने वो बुके अपने हाथ में लिया और प्यून की तरफ देखते हुए बोली, जाओ। प्यून चुपचाप चला गया। ध्रुव अभी भी तीखी नजरों से चारू को निहार रहा था। चारू ने वह बुके साइड टेबल में रखा और गुस्से में बोली, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आता। की उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा था तुम्हें ये लाने को। ध्रुव अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला। चारू ने अपना व्हाइट कोट उतारा और साइड में रखा। फिर वे सीधा आकर ध्रुव की गोद में बैठ गई। ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे निहार रहा था। चारू उसके चेहरे के बेहद नजदीक अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देख बोली, 4 साल से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है? ध्रुव ने चारू की कमर को कसकर होल्ड किया और बोला, इस इश्क ने से ही तो डर लगने लगा है। अपनी आंखों से इश्क करने का हश्र देख चुका हूँ। जब जानता हूँ कि इसमें सिर्फ बर्बादी हासिल होगी तो क्यों करूँ ये गुस्ताखी? दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद नजदीक थे, लब जुड़ने को थे, या शायद चारू ही ऐसा चाह रही थी कि वे ध्रुव को किस कर ले। लेकिन जैसे ही चारू ने ऐसा करना चाहा, ध्रुव ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ छोड़ दी और चारू सीधा जमीन पर गिर गई। आउच। अपनी कमर को के लोअर पार्ट को सहलाते हुए उसका मुंह बना हुआ था। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि ध्रुव ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ध्रुव के होठों पर इस वक्त हल्की सी एक मुस्कान थी। चारू ने उसे ऐसे देखा तो चिढ़ते हुए खुद ही उठकर खड़ी हुई। इसने अपना कोट उठाया और अपनी बाजू में टांग लिया। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा और रूंधे गले से बोली, इतना भगवान को मनाया होता तो वे भी मान जाते, लेकिन अब नहीं मनाने वाली मैं। डॉक्टर चारू अब मूव ऑन कर रही है। मैं जा रही हूँ। मैं डॉक्टर रोहमन का प्रपोजल एक्सेप्ट करने। इतना कह चारू आगे बढ़ी ही थी कि ध्रुव ने जोर से उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। चारू खुद को संभाल पाती उससे पहले ही ध्रुव ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगाया और उसके लबों को कैद कर लिया। चारू की हथेलियां ध्रुव के कंधों पर कस गई। ध्रुव चारू के कोमल लबों को काफी वाइल्ड होकर शक कर रहा था। उसने जोर से बात किया तो चारू की चीख निकल गई। उसने ध्रुव को पुश किया और गुस्से में उसे देखने लगी। ध्रुव डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, दोबारा ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली। ध्रुव की चलन पर चारू को मन ही मन बेहद खुशी हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव नाराजगी वाले ही रखे और मुंह फुलाए हुए बोली, ना तो खुद मेरे साथ मूव ऑन कर रहे हो, ना मुझे किसी और के साथ करने दे रहे हो। डिसाइड कर लो, चाहते क्या हो? इतना कह वे पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ध्रुव उसे बस खामोशी से देखता रहा।
अगले दिन हवेली में काशवी इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर आराम से बैठी थी। उसने फेस मास्क लगाया हुआ था, आंखों में कीड़े के टुकड़े लगे हुए थे और वे शांति से लेटी हुई थी। जहान बिल्कुल उसके बगल में खड़ा था। वो काशवी को देखते हुए अपने मन में कहता है, चाची मम्मा, ठाकुर जहान प्रताप सिंह का कान खींचाना आपने, मजा चखाना पड़ेगा। उसके हाथ में इस वक्त प्लास्टिक का एक लाउड स्पीकर था। उसे उसने काशवी के कान के बेहद करीब करते हुए इतनी जोर से बजाया कि काशवी को मानो हार्ट अटैक आते आते बचा। उसकी आंखों में लगे खीरे के टुकड़े जमीन पे गिर गए। उसने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसके कान के पर्दे जैसे फटे जा रहे थे। सुन की आवाज उसके कान से होते हुए दिमाग तक जा रही थी। वह बार बार अपने कान को मसल रही थी, क्योंकि यह सुनने की आवाज उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। आखिर में वे दांत पीसते हुए कहती है, जहां तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन आहना ने हॉस्पिटल के बेसमेंट एरिया में कार पार्क की। इसके बाद वे अपनी शर्ट की बाजुओं को सही करते हुए आगे बढ़ गई। उसके हाथ में उसका मोबाइल था, जिसमें वे कुछ चेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल वे लिफ्ट के अंदर थी और उसने 8 फ्लोर का बटन प्रेस किया था। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। एक जानी पहचानी वाइब उसके जहन में जागी। वो घबराई हुई सी पीछे मुड़ती है, जहाँ लिफ्ट की दीवार से टिक कर एक इंसान खड़ा था। उसने हुड्डी पहनी हुई थी। उसका चेहरा नाक तक ढका हुआ था। दिखाई दे रहे थे तो सिर्फ उसके होंठ। वो अपने मुंह के अंदर इस वक्त कुछ चबा रहा था, शायद चिंगम। उसने एक नज़र देख आहना तुरंत पलट गई। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। थूक भी बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतर पाया। माथे पर पसीना आ गया। अपनी तेज सांसों को काबू करते हुए उसने धीरे से अपनी गर्दन अपने बगल में घुमाई और आंखों की कनखियों से अपने पीछे खड़े उस इंसान को देखने लगी। वह इंसान इस वक्त आहना के बेहद करीब आ चुका था। वो आहना के ठीक पीछे उसके इतने करीब खड़ा था कि आहना के बाल उस इंसान के चेहरे पर टच हो रहे थे। आहना बार बार लिफ्ट का बटन प्रेस कर रही थी कि लिफ्ट यहीं रुक जाए, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। आहना अपने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसका कॉल नहीं लग रहा था। इंसान इतना तभी डरता है जब उसने कुछ गलत किया हो। उस इंसान की आवाज़ सुन आहना की आंखें फैल गई। मुंह खुला का खुला रह गया। वह जानी पहचानी आवाज़ सुन उसके मुंह से खुद ब खुद एक शब्द निकला, जैसल। आहना ने तुरंत पलट कर देखा तो वह इंसान लिफ्ट की दीवार पर टिका हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी हुड्डी के अंदर ढका हुआ था और इस वक्त सिर्फ उसके हिलते हुए होंठ दिख रहे थे। वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत है अभी, क्योंकि धोखे की कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। आहना हैरान नजरों से उस इंसान को बस देखे जा रही थी। तभी लिफ्ट रुकी और वह इंसान आहना के बेहद करीब से गुजरते हुए लिफ्ट के बाहर निकल गया। जब वह आहना के नजदीक से गुजरा तो आहना की आशंका जैसे सच में तब्दील होने लगी। वे बिल्कुल फ्रीज हो गई, सांसें भी चल रही थी या नहीं खबर नहीं। जब लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद हुआ तब जाकर आहना को होश आया। उसने जल्दी जल्दी बटन प्रेस करने शुरू कर दी। उस इंसान का चेहरा देखना था। लिफ्ट अगले फ्लोर पर जाकर रुकी। आहना तुरंत बाहर निकली और सीढ़ियां उतरते हुए उस फ्लोर पर आई जहां वो इंसान लिफ्ट से बाहर निकला था। अपनी बेताब नजरें आहना ने हर जगह दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वे सीढ़ियां चढ़ उतर कर हाँफने लगी थी। कौन था वे? मुझे उसकी आवाज़ जेसल की आवाज़ की तरह क्यों लगी? उसके करीब होने से मुझे वही खौफ क्यों आया जो जेसल की करीबी से आता था? आहना अभी सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील कर रही थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। ओह गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसे तो पागल हो जाऊंगी। अभी भी अपनी सांसों को काबू कर ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह डर के मारे चिल्ला दी। चारों आंखें बड़ी कर कहती है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। व्हाट हैपन? आहना ने एक गहरी सांस ली। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। आहना जाने को हुई कि तभी चारू उसे रोकते हुए बोली, व्हाट इज दिस अनप्रोफेशनल बिहेवियर? डॉक्टर आहना रावत, पेशेंट इंतजार में है और तुम्हें घर जाना है, अभी तो आई हो। आहना अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, मैं खुद बीमार हूँ यार, प्लीज संभाल लेना तू। चारू कुछ कहने को हुई तभी, लेकिन आहना तेज कदमों से आगे बढ़ गई। चारू मुंह बनाते हुए कहती है, इससे क्या हो गया अचानक? हवेली में नंदिता इस वक्त पर्थी कब्बी को गोद में ली है, उसे दुलार कर रही थी और दूर खड़ा जहान बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। उसकी टिमटिमाती मासूम आंखों में कुछ निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। जाने वो क्या सोच रहा था। तभी नंदिता उसके पास आई और बोली, जहान बाबा लीजिए, आप ये दूध फिनिश कर लीजिए। जहान मुंह फुलाए बोला, नहीं पीना। वो अभी भी नंदिता और पृथ्वी को ही देख रहा था। तभी नंदिनी ने जहान के हाथ में गिलास पकड़ाते हुए कहा, जहान बाबा, मम्मा बोल कर गई थी ना आपको ये दूध फिनिश करना है। जहान ने एक नज़र पृथ्वी और नंदिता पर डाली और उस नन्हे चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने हाथ में लिया गिलास इतनी जोर से फेंका कि पूरे फर्श पे कांच के टुकड़े बिखर गए। पूरा दूध जमीन पे फैल गया। जहान अभी अभी अंदर आया
आहान ने जहान को जोर से डांटा। जहान अभी भी बेहद गुस्से में था। आहाना उसके पास आई और उसे गुस्से में देखते हुए बोली, ये क्या था जहान, क्यों फेंका आपने गिलास? जहान की मासूम आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने एक नज़र आहना पर डाली और दौड़ते हुए भाग गया। उसका ये रूप देखकर आहना बिल्कुल अवाक रह गई। तभी पीछे से काशवी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। बिल्कुल जैसल की तरह गुस्सैल है, उसे की परछाई बनेगा। काशवी के इस एक शब्द ने आहना को जैसे कोई गहरी चोट पहुंचा दी हो। वे कुछ कहे बिना तुरंत वहां से चली गई। वो रूम में गई जहां पर जहान मुंह फुलाए हुए बिस्तर में बैठा था। जो अपनी नन्ही हथेलियों से अपने आंसू पहुंच रहा था। आहना ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गई। उसने जहान को खींचकर अपनी गोद में बिठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ मेरे शेर को, इतना गुस्सा किस बात पर है? जहान मुंह फुलाए हुए बोला, पृथ्वी के पास सब है, उसके पापा भी, उसकी दादी भी, उसकी मम्मा भी। मेरे पास तो कोई भी नहीं है। उसकी ऐसी बात सुन आहना ने कुछ पल उसकी मासूमियत को निहारा, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं हूं ना आपके पास बेबी। मम्मा के होते हुए आपको किसकी जरूरत है? लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं? जहान ने बड़ी मासूमियत से यह सवाल किया। आहना को समझ नहीं आया कि वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हम शाम को पार्क चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? जहान ने मासूमियत से पूछा। जैसा गुस्सा आज आपने किया, दूध फेंका, गिलास तोड़ा, वैसा गुस्सा आप फिर कभी नहीं करेंगे। आहना बोली। जहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुप रहा तो आहना आंखें बड़ी करते हुए कहती है, चुप क्यों हो? मम्मा को प्रॉमिस करो कि आप ऐसा गुस्सा दोबारा नहीं करेंगे। जहान मुंह बनाए हुए बोला, मैंने किया तो नहीं था, वो तो खुद से आ गया था, मुझे नहीं पता। आहना बस उसे देखती रह गई। वो बिस्तर से उतरकर बाहर भाग गया, लेकिन आहना अपने अंतर्मन से जूझ रही थी। नहीं जहान, कुछ भी हो जाए तुम जैसल की परछाई नहीं बन सकते। मैं तुम्हें वैसा इंसान नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। आहना ऐसे ही बिस्तर में लेट गई। उसने आंखें बंद की तो लिफ्ट का वो डरावना दृश्य उसकी आंखों में तैर गया। उस इंसान की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि धोखे की कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। आहना खुद पर इरिटेट होते हुए कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? आहना तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। उसने अपना मूड सही करने के लिए उठकर रूम का टीवी ऑन किया। कुछ पल इधर उधर चैनल बदले, लेकिन उसके कानों में कुछ ऐसी न्यूज पड़ी कि जिस चैनल को उसने पीछे छोड़ दिया था, उसे वापस वही चैनल लगाना पड़ा। इंस्पेक्टर एकांत सिंह की लाश आज सुबह पुलिस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इंदौर शहर की बहुमंजिला इमारत जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस इमारत के छठवें फ्लोर से कूदकर एकांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो एकांत सिंह ने 4 साल पहले द ग्रेट माफिया किंग जेम्स का एनकाउंटर किया था और उस बहादुर कदम के बाद वे अपने लिए प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने जेम्स उर्फ जैसल मुकुद के खिलाफ मिले सबूतों को नाकाफी पाया। उन सबूतों से ये साफ नहीं हो पाया था कि जैसल मुकुद वाकई दोषी थे। इंस्पेक्टर एकांत सिंह ने कई बार आरोप भी लगाते रहे हैं कि सबूतों को बदल दिया गया है, छेड़खानी की गई है, लेकिन इस बीच उनकी आत्महत्या ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आरबीटीवी के साथ। आहना बिल्कुल अवाक से उस न्यूज को सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 4 साल बाद ये कैसा तूफान उठा है जो उसे इतना बेचैन कर रहा है। एकांत शिंदे आत्महत्या। आहना ने अपना सिर पकड़ लिया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वह हवेली के बाहर लॉन एरिया में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी। तभी राका आया और उसके सामने खड़ा हो गया। कही ये क्या हुआ है? राका की आवाज सुन आहना ने उसे देखा, फिर कुछ पल रुक कर बोली, न्यूज सुनिए आज की। राका भुएं सुकुड़ते हुए, कौन सी? इंस्पेक्टर एकांत सिंधे सुसाइड। आहना ने राका के चेहरे को देखा, फिर बोली, उसने सच में सुसाइड किया होगा? राका अपने कंधे उचकाते हुए, पता नहीं राका, आज मैंने एक इंसान को देखा जिसकी आवाज़ मुझे जैसल की तरह लगी। उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी, उसकी वाइफ, सब कुछ महसूस करके मुझे जैसल की याद आई। ऐसा क्यों? एक पल के लिए आहना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे से देखकर राका बोला, चेहरा भी सेम था क्या? आहना बोली, देखा ना, देख नहीं पाई। मैं उसका चेहरा देख लेती तो इतनी बेचैनी नहीं होती, शायद क्लियर हो जाता कि वे कोई और है। राका हल्का मुस्कुरा कर बोला, बॉस को 2 गोलियां लगी थी, चलो बाजू में लगी बुलेट से शायद वो बच भी जाते, लेकिन सीने में लगी बुलेट से बचना बेहद मुश्किल है, और अगर इन दोनों बुलेट में से वो बच भी जाते तो अभी इतनी गहरी खाई में गिरकर उनके शरीर का हर अंग टूट चुका होता। आहना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस ऐसे ही उसे घूरती रही। राका फिर से बोला, ये सब फालतू के वहम अपने दिमाग से निकाल दे। बॉस इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो क्या आपसे और लिटिल जेम्स से दूर रहते? आहना ने राका को कुछ नाराजगी की नजर से देखा और बोली, और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम उसे जहान कहकर बुलाओ, वे कोई लिटिल जेम्स नहीं है। राका हल्का मुस्कुरा कर बोला, पर मेरे लिए तो वे मेरे बॉस का वंश है, मेरा छोटा बॉस। राका ने अपनी बात कही ही थी कि जहान दौड़ता हुआ आया और अपने नन्हे हाथों से राका का हाथ पकड़ लिया। राका बाय, चलो खेलते हैं। नहीं लिटिल जेम्स, राका बाय आपके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि आप बहुत चीटिंग करते हो। राका बोला। जहान मुंह बुलाते हुए बोला, अच्छा सॉरी ना, आज बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा। अब चलो भी। इतना कहकर जहान राका का हाथ खींचते हुए उसे दूसरी तरफ लेकर गया।
आहना ने एक गहरी सांस ली और वहीं बैठे हुए फिर से कई सारी उलझनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आहना इस वक्त पार्क के बाहर थी। वे जहान को घुमाने लेकर आई थी और अब वापस लौटने की बारी थी। उसने जहान को कार की अगली सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट बांधी। उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार वहां से निकल चुकी थी। आहना इस वक्त हवेली की तरफ जाने वाले रास्तों पर थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कार के टायर की हवा एकदम से निकल गई है। उसने कार की स्टिंग पर अपना हाथ मारा और गुस्से में बोली, डैमेज, थोड़ा सा सफर बचा था बस। वो बाहर निकली और कार के टायर को देखा जो पंक्चर होकर बिल्कुल जमीन में धंसा हुआ था। मम्मा, मुझे भी बाहर आना है, कार के अंदर से जहान चिल्लाया। आहना बाहर से ही बोली, एक सेकंड बेबी, मैं राका अंकल को कॉल कर देती हूँ, वे यहाँ से हमें पिक कर लेंगे। आहना ने तुरंत राका को कॉल किया। राका हवेली से लगभग 5 किलोमीटर पहले छोटी पुल के पास। मेरी कार पंक्चर हो गई है, जहान भी है मेरे साथ, क्या तुम अभी आ सकते हो? राका थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोला। और जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अकेले कहीं नहीं जाएगी तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ जरूरी काम था, फिर भी मैं आपसे कहकर गया था कि वापस आकर आपको ले चलूंगा जहाँ भी आप कहेगी। फिर आप अभी राका अपनी बात कर ही रहा था कि आहना मुंह बनाते हुए कहती है, अब तुम फोन पर ही सारा लेक्चर दे दोगे नहीं, मतलब चाहते क्या हो तुम? मैं गाड़ी को धक्के दे देकर हवेली तक पहुंचूं या फिर जहान को गोद में उठाए हुए यहाँ से पैदल हवेली तक जाऊं? राका एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। राका की बात सुना आहना ने कॉल कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद राका उस जगह पर पहुंचा जहां आहना की कार खड़ी थी। वह भागता हुआ कार के पास आया तो देखा कि जहान रो रहा था। वह आगे की सीट पर बैठा था, लेकिन आहना ना तो कार में थी और न ही आसपास कहीं दिखाई दे रही थी। राका भी चारों ओर नजरें दौड़ा ही रहा था, लेकिन तभी जहान रोते हुए कहता है, राका बाय, मेरी मम्मा। राका जल्दी से कार का गेट खोलता है और जहान को अपनी बाहों में लेता है। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, लिटिल जेम्स, मम्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? जहान रोते हुए कहता है, 2 अंकल आए थे, वो मम्मा को ले गए, उन्होंने मम्मा पर अटैक भी किया था। मैं रो रहा था, लेकिन वे गंदे अंकल फिर भी मेरी मम्मा को लेकर चले गए। ये कहते हुए जहान अपनी टिमटिमाती आंखों से बेपनाह आंसू बहाए जा रहा था। उसकी बात सुन राका हद से ज्यादा बेचैन उठा, लेकिन उसे इस वक्त जहान को संभालना था। वो जहान के आंसू पोंछते हुए कहता है, लिटिल जेम्स, आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, स्ट्रॉन्ग बॉय रोते नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी मम्मा को जल्दी लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। जहान मासूमियत में बोला, प्रॉमिस लिटिल जेम्स। जहान ने इतना कह राका जहान को लेकर वहां से निकल गया। दूसरी ओर आहना ने धीरे धीरे करके आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भारी लग रही थी, सिर में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन जब वे पूरी तरह से अपने सेंस में आती है तो देखती है कि वे एक कुर्सी से बंधी हुई है। उसके हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए हैं। वे जगह किसी कबाड़ खाने से कम नहीं थी, ऊपर से रोशनी भी बहुत कम थी। लेकिन वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं? इन सब से हटके उसे सिर्फ जहान का ख्याल आया। वे जोर से चिल्लाई, जहान, जहान। तभी उस कमरे का दरवाजा खोला। 2 पैर आगे बढ़ते हुए आहना के करीब आने लगे। आहना ने को उस इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वे फिर भी उस पर चीख रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वे आदमी अब आहना के बेहद करीब आ गया था। उसने आहना के सिर के ऊपर लटक रहे बल्ब तक अपना हाथ ले जाकर बटन प्रेस किया तो वह बल्ब जगमगा उठा। उस खंडर पर रोशनी फैल चुकी थी और अब उस इंसान का चेहरा आहना को बखूबी दिख रहा था। तुम? आहना ने नफरत से उसे देखा। प्रकाश बिहारी से पंगा लिया है आपने डॉक्टर साहिबा, बहुत हल्के में ले लिया आपने मुझे। आप समझ नहीं पाई कि मैं कौन हूँ? प्रकाश सरकास्टली बोला। आहना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी वाइफ का अबॉर्शन नहीं किया तो तुमने मुझे किडनैप कर लिया। कैसे इंसान हो तुम? अपनी औलाद को मारना चाहते हो? प्रकाश ने जोर से आहना के बालों को मुट्ठी में कस लिया। आहना सिर उठे, उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। प्रकाश दांत पीसते हुए कहता है, अब मैं अपने बच्चे को तो नहीं मार सकता डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपने पुलिस में कंप्लेंट जो कर दी है, लेकिन मैं आपको तो जान से मार सकता हूँ ना। आहना दांत पीसते हुए कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? अगर उसे हाथ भी लगाया तो ठीक नहीं होगा। मैं कह रही हूँ तुम गलत कर रहे हो तो जाने दो मुझे, वरना इस बार तुम्हें सच में ऐसी सजा मिलेगी कि सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश हंसा। सजा तो मैं आपको दूंगा डॉक्टर साहिबा, और ऐसी सजा कि आप सोच भी नहीं सकती। प्रकाश की आंखों में कमीनेपन के भाव थे, जिन्हें देख आहना का दिल अब बेहद खौफ में आने लगा था। तभी प्रकाश चिल्लाते हुए कहता है, आओ रे। इसके इशारे पर 3-4 आदमी वहां थे हैं, जिनके लुक को देखकर ही पता चल रहा था कि वो गुंडे मवाली है। उन आदमियों को देखकर प्रकाश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर साहिबा को मौत देना, पर ऐसी कि इनकी रूह भी कांप उठे, ऐसी कि इन्हें हर पल पछतावा हो, क्योंकि उन्होंने प्रकाश बिहारी से पंगा लिया। अब तुम लोगों पर है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। उनमें से एक आदमी आहना पर नजर जमाए मुस्कुरा कर कहता है, नाजुक फूल है, मसल देंगे। इतना के वो आहना के करीब बढ़ने लगा। आहना की आंखें खौफ से भरी हुई थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे पास मत आओ, अगर तुमने मुझे छुआ तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो आदमी अब तक आहना के बेहद नजदीक आ चुका था। उसने आहना का जबड़ा अपनी मोटी सी हथेली में कैद किया और बोला, मौत तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन बहुत तकलीफ भरी। आहना अपना मुंह छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हाथ मत लगाओ मुझे, ल्यू में। बाकी के सब अब आदमी भी आहना को घेर कर खड़े
हुए अपनी आंखों में हवस लिए उसे कुछ पल निहारते रहे। फिर आहना के हाथ पैर खोलने लगे। आहना आजाद हुई ही थी कि दो आदमियों ने उसकी एक एक कलाई को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घसीट कर एक बेंच पर पटक दिया। आहना उस बेंच से उठते उन चारों को देखती है। दूर हो जाओ, जाने दो मुझे। उनमें से एक कहता है, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए साइड हटो, पहले मैं चखूंगा इसे। तीनों हंसे कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। वे आदमी जो आहना के करीब था उसने आहना की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। छोड़ो मुझे, आहना चीख रही थी। वो इंसान आहना के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी जुल्फों को सूंघते हुए कहता है, ओह क्या खुशबू आ रही है, आज तो लॉटरी लग गई हमारी। आहना ने उसे जोर से धक्का दिया तो वे आदमी 2 कदम पीछे हो गया। आहना तुरंत पलटी और वहां से भागने को हुई कि उस इंसान ने पीछे से आहना की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आहना ठहर गई। वे चाहकर भी भाग नहीं पाई। वे इंसान हल्का मुस्कुरा कर कहता है, अब भागो, अगर भागी तो ये शर्ट फट जाएगा। आहना अपने आप को छुड़ाने की मशक्कत कर ही रही थी, तभी वे इंसान आहना की बाजू पकड़ उसे अपने करीब करता है, उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। वो आहना के होठों को छू पाता उससे पहले ही आहना ने उसके टांगों के बीच अपना पैर ले जाकर उसके लोअर पार्ट पर इतनी जोर से वार किया कि वे इंसान दर्द में सिर उठा। खड़े रहने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं बची थी और वे घुटनों के बल गिर गया। उस इंसान की चीख सुनकर बाकी के तीनों आदमी आहना की तरफ आए, लेकिन आहना अब तक वहां से भाग चुकी थी। वो बस दौड़े जा रही थी और वह तीनों आदमी आहना का पीछा कर रहे थे। आहना उस खंडर से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन बाहर तेज बारिश और अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वे बार बार पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक वे किसी से टकरा गई। उसे ऐसा जोर का झटका लगा जैसे किसी पत्थर से टकराई हो। वे पीछे गिरने को हुई कि उस इंसान ने आहना की कमर को पकड़ उसे थाम लिया। आहना भाग भाग कर इतनी थक चुकी थी कि उसकी सांसें भी नहीं लौट पा रही थी। बारिश में पूरी भीगी हुई थी, सिर पर चोट भी लगी थी, उसकी आंखें बंद होने की थी। फिर भी वे इस इंसान को देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस इंसान ने ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था जो कि उसके माथे तक को ढके हुए था। नाक और उसके नीचे का हिस्सा मास्क से ढका हुआ था। अब इन सब के बीच दिख रही थी तो बस उसकी आंखें, वो आंखें जो बिल्कुल खामोश थी, वो आंखें जो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी, वो आंखें जो आहना की आंखों में एकटक देख रही थी। आहना बिन आंखों में ही देखे जा रही थी, बिल्कुल हैरान होकर, बिल्कुल शॉक्ड होकर। उन आंखों में देखते हुए उसके लोगों ने धीरे से एक नाम पुकारा, जैसल। आहना को तो शौक के बाद शौक मिलते चले जा रहे थे। वे बेचारी इतनी डर, इतनी घबराहट, इतना स्ट्रगल झेल नहीं पाई और उस अजनबी की बाहों में ही बेहोश हो गई। उसका सिर एक तरफ झुक गया। उस अजनबी ने आहना को अपने सीने से चिपका लिया। इस वक्त बारिश की तेज धार उन दोनों को एक साथ भिगो रही थी। तभी वे तीनों गुंडे वहां पहुंचे। उन्होंने आहना को उस अजनबी के पास देखा तो ठहर गए। उनमें से एक बोला, कौन है बे, देख जो कोई भी है, यह लड़की हमारा शिकार है, तू अपने लिए कोई और ढूंढ। वो अजनबी भारी आवाज में बोला, एक वार्निंग दे रहा हूँ, सिर्फ एक वार्निंग, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से लौट जाओ, फिर वो पछताने का मौका नहीं दूंगा। वो तीनों हंसे। उनमें से एक बोला, अरे ये तो अपने आप को हीरो समझ रहा है भाई। वो अजनबी बेहद रोबीली आवाज में बोला, नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, आई एम ए विलन। इतना कि उस अजनबी ने आहना को अपनी गोद में लिया और साइड में एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से लिटाया। इसके बाद अपना हुडी उतारा और उसे आहना के बदन पर ओढ़ा दिया। अब उसने पलटकर उन गुंडों को देखा। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि सिर्फ आंखें ही तो दिख रही थी। आंखों के नीचे के हिस्से पर तो उसने काला मास्क पहन रखा था। बारिश में पूरी तरह गीले हो चुके अपने बालों को अपनी हथेली से ऊपर की ओर चढ़ाता है, उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगता है। उन वे तीनों गुंडे भी आगे बढ़े, लेकिन वे उस अजनबी पर वार करते उससे पहले ही उसने उन तीनों पर अपनी लात बरसानी शुरू कर दी। वे उनकी धुनाई किए जा रहा था, उनके हर वार को खाली करके खुद उन पर हावी हो रहा था। तभी उन तीनों में से एक गुंडे ने पीछे से उस अजनबी को चाकू मारना चाहा। वे चाकू उस अजनबी की पीठ पर घुसता उससे पहले ही उसने अपना हाथ चाकू की तरफ मोड़ा। उस चाकू की धार को अपने हथेली से पकड़ लिया। उसका खून रिसता रहा, लेकिन उसने चाकू की धार को नहीं छोड़ा और अगले ही पल उस अजनबी ने गुंडे के हाथ से चाकू छीन लिया। उस चाकू से इन तीनों का वार करके वे उन्हें ढेर कर चुका था। कुछ पल वो उस बारिश में ऐसे ही खड़ा रहा, जमीन में लाश की तरह पड़े उन गुंडों को निहारता रहा। फिर अचानक ही वे आहना की तरफ पलटा, अपने कदम बढ़ा, वे आहना के करीब आया। उसने अपनी हुड्डी आहना के बदन से उठाई और उसे पहन लिया। इसके बाद उसने आहना को अपनी बाहों में उठाया और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद एक बड़ा सा बंगला, जिसके बाहर बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था विलन हाउस। एक कार आकर रुकी। तुरंत एक का गार्ड आगे बढ़ा और कार का दरवाजा खोला। विलन भी बाहर निकला। उसने एक नजर उस बोर्ड पर डाली जहाँ चमकते हुए अक्षरों में विलन हाउस लिखा था। इसके अगले ही पल उसने खींचकर अपना मास्क निकाला। अब उसका चेहरा सामने था। हाँ, वही चेहरा जो किसी हीरो का नहीं बल्कि एक विलन का था। उसके गाल पर लगभग 1 उँगली के बराबर का बड़ा सा निशान बना हुआ था, जो शायद उसके किसी पुराने जख्म को दर्शा रहा था। इसके अलावा वही चेहरा जिसे दुनिया जसर मुकुट के नाम से जानती थी, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे कि पत्थर हो, कोई नहीं समझ सकता था
कि सिर्फ शक्ल वही है या ये इंसान भी वही है। तभी एक गार्ड आगे आया और सिर झुकाते हुए बोला, विलन, आपने जो काम कहा था वह पूरा हो चुका है, आगे क्या करना है? विलन ने बिना किसी भाव के कहा, रहम नहीं करना, बस सजा देना है। उसने बस इतना ही कहा और उसका आदमी शायद उसके इशारे को समझ चुका था। वह सिर झुकाते हुए वहां से चला गया। विलन ने कार की पिछली सीट का दरवाजा खोला और उसमें से आहना को बाहर निकाला। आहना अभी भी बेहोश थी। विलन ने उसे कुछ पल बिना किसी भाव के निहारा, फिर उसके भीगे बदन को अपनी मजबूत बाहों में उठाए हुए वे अपने लंबे कदम बढ़ा विलन हाउस के अंदर चला गया। वेदांत हॉस्पिटल। शाम का वक्त। चारू हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर निकली ही थी कि तभी एक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, चारू। चारू ठहर गई और पीछे पलटी तो एक लड़का उसके पास आया जो इस वक्त फॉर्मल कपड़ों में था, लेकिन फिर भी काफी गोरा चिट्टा और हैंडसम दिख रहा था। चारू भौहें चढ़ाते हुए, यस डॉक्टर। रोमन बोलिए। रोमन अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वो एक्चुअली चारू। मुंह बनाते हुए आहना। रोमन बड़ी अदा के साथ स्माइल करता है और कहता है, सब जानती तो हो यार, कुछ करो ना प्लीज। चारू आगे बढ़ जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बताया था ना मैंने कि उसका एक छोटा सा बेबी है, वो कभी रिलेशनशिप में आने के लिए राजी नहीं होगी। रोमन चारू के साथ साथ चलते हुए, अरे लेकिन तुमने ये भी तो बताया था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब क्या आहना जैसी खूबसूरत और इंडिपेंडेंट लड़की सारी जिंदगी ऐसे ही काटने वाली है अकेलेपन में? चारू नाम अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ना भाई, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। सिर फोड़ देगी मेरा। अगर उसे मेरी बात बुरी लग गई तो आप अपना केस खुद ही हैंडल करो। चारू आगे बढ़ गई तो रोमन दौड़ कर आया और चारू का हाथ पकड़ लिया। वो चारू के हाथों को अपने हाथ दिए हुए बोला, यार प्लीज, बस एक बार तुम मेरी सिफारिश करो ना। मैं आहना से बात कर चुका हूँ, उसे बता चुका हूँ कि उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर फील करता हूँ, बट उसने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। एक बार तुम समझाओ ना। चारू कुछ कहती तभी किसी ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ जोर से कस ली। चारू ने सिर घुमा कर देखा तो ध्रुव बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। वे कभी रोमन का देखता तो कभी उन दो हाथों को जिसने उसने चारू का हाथ पकड़ रखा था। ध्रुव को गुस्से में देख चारू मन ही मन मुस्कुरा देती है, फिर रोमन के हाथ को पकड़े हुए कहती है, डॉक्टर रोमन, मुझे आपकी बात मंजूर है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। रोमन के होठ कुछ ज्यादा ही खिल गए। रियली डॉक्टर चारू। चारू उसके आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने उसके अचानक ही उसके सिर को पीछे अपना हाथ लगाया और अपने हार्ड लिप्स को चारू के मुलायम लबों पर जोड़ दिया। उन दोनों को ऐसे देख रोहन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा और चुपचाप निकल गया। चारू के हाथ ध्रुव की शर्ट पर कसते जा रहे थे और ध्रुव अपनी सारी इनसिक्योरिटी उस किस के जरिए बाहर निकाल रहा था। वो फिर चारू के कोमल लोगों को शक कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने चारू के लबों को आजाद किया। चारू ने तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन बदल लिया और गुस्से में ध्रुव की ओर देख बोली, ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकत शोभा देती है, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? ध्रुव उसकी कमर पर हाथ डाले उसे खुद से चिपका लेता है और सर्द आवाज में कहता है, और पब्लिक प्लेस में तुम जो कर रही थी वो क्या था? उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? चारू अपने होठ को टेढ़ा कर कहती है, वो डॉक्टर रोहन बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके बारे में एक बार फिर से सोचूं। इतना कह चारू आगे बढ़ गई। ध्रुव ने अपने दांत पीसे और चारू के पीछे अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ये सब करके तुम मुझे अपने पीछे दौड़ाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा फील होगा तुम्हें किसी और के साथ देखकर, और फिर मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? चारू ठहरी और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि या तो तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लो या मुझे किसी और के साथ मूव ऑन करने दो। उसकी बात सुन ध्रुव उसे कुछ पल खामोशी से देखता रहा। चारू ने भी कुछ पल उसे निहारा, फिर सामने खड़ी एक टैक्सी की ओर बढ़ी। उस टैक्सी में बैठने ही वाली थी कि ध्रुव ने चारू की कलाई पकड़ ली। चारू गुस्से में बोली, अब क्या है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, गाड़ी में बैठो। ध्रुव सॉफ्ट लहजे में बोला, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। चारू ने अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, लेकिन ध्रुव ने अपनी पकड़ और कस ली। वो अब थोड़ा रूखे लहजे में बोला, मैं पब्लिक प्लेस में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर चाहती हो कि कोई बदतमीजी ना करूँ तो चुपचाप कार में बैठो। ध्रुव की बात सुन चारू का मुंह बन गया, लेकिन इसके आगे उसने अब कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव उसकी कलाई पकड़े हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। विलन हाउस। आहना बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी जैसल उसके बेहद नजदीक आया। उसे कुछ पल गहराई से निहारता रहा, फिर उसके कोमल गाल पर एक उंगली चलाने लगा। आहना की आंखें कसमसाने लगी। उसने जैसल की छुअन से अपनी पलकों को ऊपर उठाया तो जैसल हल्की मुस्कान लिए उसे ही निहार रहा था। आहना हैरान नजरों से उसे देखते हुए, तुम जिंदा हो? आहना के सवाल पर जैसल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराहट लिए आहना के फेस को निहारता रहा। जैसल। आहना ने दोबारा कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके पहले ही जैसल आहना की तरफ झुका और उसके लबों को अपने हार्ड लिप्स के अंदर दबा लिया। इसी के साथ ही आहना ने जोर की सांस ली। वो हड़बड़ाकर बिस्तर में बैठ गई। चारों ओर नजर दौड़ाई पर कहीं कोई नहीं दिखा, लेकिन उस कमरे को देख आहना को जैसल के उस रूम की याद आ गई जिसकी हर चीज नकारात्मक से घिरी हुई थी, जहाँ की रोशनी भी अंधेरों का साथ देती थी। वो कमरा जहाँ हर चीज़ काली थी, वे कमरा जहाँ आहना को बेहद खौफ आता था, वे कमरा जहाँ आहना को नेगेटिव वाइब्स आती थी, क्योंकि वे कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था। बेडशीट, ब्लैंकेट, दीवारों का पेंट, सोफे का कलर, उस कमरे का इंटीरियर सब कुछ बस काला था। दीवारों पर लगी वो पेंटिंग जिसमें छवि दिख रही थी किसी शैतान की। ये सब देखते हुए आहना को फिर से वही खौफ आने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उठी। वो वहां से जाने को हुई, लेकिन उस कमरे में लगे बड़े से आईने पर अपना अक्स देखकर हार गई। उसके माथे पर बैंडेज लगा हुआ था।
उसके कपड़े भी बदले गए थे। इस वक्त उसने नील एंथ कुर्ती विद बॉटम पहना हुआ था। उसने कुछ पल खुद को देखा, फिर कमरे से बाहर निकली। जैसल जैसल आहना जैसल का नाम पुकारती हुई उस कमरे से निकल चुकी थी और अब तक सीढ़ियाँ उतरते हुए हॉल में आई। वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए जैसल को ढूंढ रही थी। तभी एक आदमी आया। वो आहना को देखते हुए बोला, अब आप कैसी है? आहना ने उस आदमी को देखते हुए कहा, आप कौन है? दास, वो आदमी बोला। आहना आहना हैरान होते हुए, मतलब? वो आदमी हल्का मुस्कुराकर बोला, मतलब क्या, मेरा नाम भी यही है, मेरी पहचान भी यही है। आहना एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवे, जैसल कहाँ है? दास भौहें सुगड़ते हुए, कौन जैसल? वही जिसने मेरी जान बचाई, मुझे यहाँ लेकर आया। आहना थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। दास हल्का मुस्कुराकर बोला, मैडम, आपकी जान विलन ने बचाई है, किसी जैसल ने नहीं। आहना ने इरिटेट होते हुए अपना सिर पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मुझे उस विलन से मिलना है जिसने मेरी जान बचाई। जाइए, उसे बुला कर लाइए। विलन घर पर नहीं है, वे जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी वे आपसे नहीं मिल सकते। दास बोला। आहना वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गई और बोली, ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगी, लेकिन मुझसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। दास कुछ पल आहना को ऐसे ही देख रहा, फिर उसके नजदीक आकर बेहद सीरियस होकर बोला, मैडम, ये एक विलन का घर है, किसी हीरो का नहीं, जहाँ आप सुरक्षित हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी विलन ने आपकी जान बचाई है, लेकिन अगर उनका दिमाग घुमा तो वे खुद आपको अपने हाथों से मार भी सकते हैं, क्योंकि रहम, इमोशंस, फीलिंग नाम की कोई चीज़ उनके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। बाहर ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, वह आपको छोड़ देगा जहाँ आप बोलेगी। आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। दास के आखिरी शब्द सुन आहना को जहान का ख्याल आ गया। जैसल के बारे में सोचकर तो वह भूल ही चुकी थी कि जहाँ से उसे किडनैप किया गया था वहाँ जहान भी मौजूद था। वो हड़बड़ा कर उठी और बेचैन होते हुए बोली, एक कॉल कर सकती हूँ प्लीज़? दास ने कुछ रिएक्ट के बिना टेबल पर रखे लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। आहना भाग कर गई और तुरंत राका को कॉल किया। राका इस वक्त आहना की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा था। उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया और कॉल रिसीव किया तो आहना हड़बड़ाते हुए बोली, राका, मैं आहना बोल रही हूँ, कहाँ है आप? ठीक तो है? मैं कब से आपकी तलाश कर रहा हूँ। राका परेशान होते हुए बोला, राका, आई एम फाइन। जहान तुम्हें मिला, तुम्हें वो कहाँ है? ठीक तो है ना? कहते हुए आहना का गला रूंध गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। लिटिल जेम्स हवेली में है और बिल्कुल सेफ है, आप फिक्र ना करें। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं लेने आ रहा हूँ आपको। राका बोला। आहना आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, आई डोंट नो मैं कहाँ पर हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ। इतना कि उसने कॉल कट कर दिया। दास अभी भी वहीं खड़ा था। आहना एक कदम आगे बढ़ी, फिर कुछ पल रुक कर बोली, नाम क्या है उस विलन का? दास कंधे उचकाते हुए, विलन ही नाम है। ये कैसा नाम है? आहना बोली, मैडम, जब लोग प्यार से अपने बच्चों को हीरो कह सकते हैं तो विलन क्यों नहीं कह सकते? सब उन्हें विलन के नाम से ही जानते हैं, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं। दास बोला। आहना नाराजगी के भाव लिए बोलती है, उसकी पहचान वो जैसल है, ठाकुर जैसल कुछ प्रताप सी है वो। बट दिस टाइम आई डोंट नो कि मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों मुझसे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर एक बात याद रखना, मैं उसकी पहचान को एक्सपोज करके रहूंगी। दास कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे ही आहना को निहारता रहा। आहना वहां से आगे बढ़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।